नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं संविधान का, आप देख रहे हैं सिंहासन पर हमारी खास पेशकश वीकेंड स्पेशल। पिछले कुछ वक्त से जेन जी शब्द हमारी बोलचाल से लेकर सियासत तक लगातार सुनाई दे रही है। जंतर मंतर से उठी जेन जी की गूंज लद्दाख तक पहुंच गई। सवाल ये, जेन जी होने का मतलब क्या है? क्या जेन जी के नाम पर सुरक्षा बलों से बदसलूकी, बहस, धमकी, ये जेन जी को लाइसेंस है? लद्दाख में वायरल हुए एक वीडियो में एक युवती सुरक्षा नाके पर तैनात जवानों से उलझती नजर आई। यह वीडियो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल हो गया। करोड़ों अरबों में व्यूज है। ये लड़कियां कहती है, वी आर जेनजीज, वी वोंट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। हम टैक्स पे करते हैं, नाका नहीं खुलने पर धरने और आगे तक बात पहुंचने की बात कही जाती है। वीडियो वायरल होता है तो सोशल मीडिया से लेकर सबकी नाराजगी सोशल मीडिया पर सामने आती है, चाहे वो आम नागरिक हो, पूर्व सैनिक हो। और अब वही युवती भारतीय सेना से सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांग रही है। यानी सवाल सिर्फ एक वीडियो का नहीं है, सवाल यह है कि जेन जी के नाम पर बदसलूकी की आवाज भी उठेगी या फिर जेन जी के नाम पर से जायज ठहराया जाएगा। पहले ये वीडियो आप देखिए, उसके बाद आपको इसी से रिलेट करते हुए हम सीजेपी भी ले चलेंगे। पहले इस वीडियो पर नजर डालते हैं। आप लोग मुझे बताओ, आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे? चलो कैसे रोकेंगे? 5 घंटे हो गए, निकालो सब लोग गाड़ियों, चलो। वो कश्मीर एयरपोर्ट पे नहीं उतरे। हम नहीं जाएंगे, वो जाने नहीं देंगे। हम लोग पैसे देके घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने, कश्मीरियों के साथ तो करते हैं और बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। सेना की भी कुछ जिम्मेदारी होती है, उनका भी प्रोटोकॉल होता है। इलाका सेंसिटिव है, इसलिए हर फैसले सोच समझकर और रणनीति के हिसाब से लिए जाते हैं। अब ये जो वीडियो आपने देखा, ये लद्दाख का वीडियो है। अब दिल्ली के जंतर मंतर के आप सीजेपी प्रोटेस्ट की भी कुछ तस्वीरें देख लीजिए। इस प्रोटेस्ट में भी टोन वही थी, सलीका वही था, अंदाज वही था और इन सब के ऊपर ठप्पा लगाया गया जेन जी का। पहले जंतर मंतर से सामने कुछ ऐसे ही वीडियो आए जिनमें कुछ युवा प्रदर्शनकारी पुलिस और राजनीतिक नेतृत्व के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ, देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते नजर आए। इन वीडियोस को लेकर सवाल उठाए गए कि क्या जेन जी असली में यही है या कुछ युवा जो जेन जी तो कहलाते हैं लेकिन शायद वो अपने मुख्य लक्ष्य से भटक चुके हैं। अब सवाल यह है कि जेन जी के नाम पर इन युवाओं को यह अभद्रता का लाइसेंस कौन देता है? ये शिक्षा कहां से आ रही है? कौन सिखा रहा है? कौन पढ़ा रहा है? लद्दाख के एक सुरक्षा नाके का वायरल वीडियो जो कहती है, वी आर जेन जी, हम टैक्स पेयर्स हैं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। जेन जी के विवाद को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कोई इसे सही बताने की कोशिश कर रहा है तो कोई इसके खिलाफ है। ये भाजपा सरकार जो जेन जी के ऊपर में आरोप लगा रही है, ये इसलिए लगा रही है क्योंकि जेन जी सड़कों पर है, अपने अधिकारों का मांग कर रहा है। पूरे भारत देश में, उत्तर प्रदेश में जेन जी आकर के चौराहे ब्लॉक करता है, कहता है हमारे पास में शिक्षक नहीं, हमें शिक्षक दे दीजिए। डियर जेन जी, आपको क्या लग रहा है कि आजकल जो ये आप लोग कर रहे हैं ये बड़े शान की चीज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने देश के सैनिकों का अपमान करना कहीं से भी शान नहीं हो सकता। अपने देश के प्रधानमंत्री या किसी भी रिस्पेक्टेड आदमी का अपमान करना कहीं से भी शान की बात नहीं हो सकती। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। आज वीकेंड स्पेशल में सिंहासन के इस खास पेशकश में चर्चा इसी मुद्दे पर, क्या जेन जी के नाम पर जेन जीज को बदनाम किया जा रहा है या जेन जी के नाम पर कुछ भटके हुए युवा इस देश में जेन जी को बदनाम कर रहे हैं? बातचीत करने के लिए संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक, पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत स्वागत है आपका। हर्ष दहिया, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है आपका। राहुल तलान, राजनीतिक विश्लेषक, आपके बहुत स्वागत है। और गौतम कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि स्टूडेंट हैं और जनरेशन जेड से आते हैं, यानी खुद भी जेन जी हैं। तो गौतम, आपके लिए देश की सेना का मतलब क्या है?
पुलिस का मतलब क्या है, संसद का मतलब क्या है, पार्लियामेंट का मतलब क्या है, प्रधानमंत्री पद का मतलब क्या है? सर सबसे पहली बात कि हम जेनजी हैं और मेरे अकॉर्डिंग मैं भारतीय सेना के लिए बोलना चाहूँगा कि मुझे तोड़ लेना, वनमाली उस पद पे देना, तुम फेंक मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पद वीर जाय अनेक। तो मेरे लिए देश की सेना राष्ट्रवाद की जो परचम लेके आगे दौड़ रही है उसके साथ हूँ। जेनजी वो नहीं जो वो अभी जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही कि वी विल नॉट टॉलरेट, वी आर जेनजीज। जेनजी वो नहीं है, वो इनके लिए मेरे तरफ से शब्द यूज किए जाएंगे, ये दिमागी नक्सल हैं जो अपने राह से भटक चुके हैं और देश की जो युवा, जो जागरूक युवा हैं, उनके छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जेनजी नहीं है, मतलब ये जेनजी नहीं है। ये इनके लिए माननीय प्रधानमंत्री ने जो शब्द का उस दिन चयन किया कि जिन्हें हमें खोजना है, कि हमारे बीच कुछ दिमागी नक्सल हैं जो इनकी जो जेनजी की छवि को बर्बाद कर रहे हैं, इन्हीं को ढूंढ के निकालना है हमें। तो संजय राणा जी कौन है ये लोग? ये क्या गौतम तो कह रहे हैं कि भाई ये जो दिमागी नक्सल प्रवृत्ति वाले लोग हैं ये सब हैं, लेकिन ये एटीट्यूड आ कहां से रहा है? आगे नाथ ना पीछे पखा, लेकिन एटीट्यूड आप देखेंगे। अगर इनके बारे में कुछ रिसर्च भी प्रकाशित हुई सोशल मीडिया पर, जिस युवती की बात यहां पर की जा रही थी, उनके पर्सनल अचीवमेंट के बारे में देखा गया, उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में देखा गया, कुछ भी खास नहीं निकल कर सामने आया। मैं कुछ उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, उनका फैमिली मैटर है, जिस भी फैमिली से आती हैं, जिस भी जो कुछ भी है, लेकिन ये एटीट्यूड क्यों कि ठीक है आर्मी है तो क्या है, हम टैक्स पे करते हैं तब आर्मी है, हम टैक्स पे नहीं करेंगे? अरे वो आर्मी भी टैक्स पे करे, जो जवान वहां खड़ा वो भी टैक्स पे कर रहा है। विवेक जी गुड इवनिंग फेलो फ्रेंड। देखिए सिंपल सी बात है, जेनजी की बात करते हैं, हमारे बगल में एक जेनजी खड़े हुए, इन्होंने कितने खूबसूरती से अपनी बातों को रखा, व्याख्यान किया। जहाँ तक बात हो रही थी तो महिला क्यों, महिला तो पहली बात जेनजी नहीं हमसे हो सकती, 1 साल छोटी होगी, इससे ज़्यादा उसकी उम्र में अंतर नहीं है, वो जेनजी नहीं है। दूसरा, जेनजी हमारा बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत तेज है, उसको तो इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती। वी आर नॉट वी विल होना चाहिए तो आर बोल रही है। अब वो अनपढ़ आदमी को मैं क्या ही बोलूँ। और जहाँ तक बात हो रही जेनजी की, तो एक जेनजी एक जनरेशन का नाम है। जनरेशन हमारी भी मिलेनियम से आते हैं, हमारी भी जनरेशन, हमारे यहाँ भी उस समय में अराजक तत्व थे। हमारे जनरेशन के पहले वाले, हमारे पिताजी के ज़माने में अराजक तत्व थे। तो अराजक तत्व हर जनरेशन में होता है, लेकिन इस जनरेशन के आड़ में कई लोग अपनी रोटियाँ सेक रहे हैं। रोटियाँ सेकने वाला कौन है? विपक्षी। ये बताइए कि वो महिला जो अभद्र व्यवहार कर रही है सैनिकों के साथ, कोई भी भारतीय जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा विजुअल्स भी रखें स्क्रीन पर। हाँ बोले। वो जो महिला अभद्र व्यवहार कर रही है हमारे सेना से, और हमारे वहाँ बोली कि आप लोग कश्मीरियों के साथ ऐसा करते हैं, तो हमारे साथ तो कर रहे हैं, कश्मीरियों के साथ भी ऐसा करते हैं। सोचिए। अच्छा, ये भी कहा गया? ये कहा गया, स्टेटमेंट आप पूरा पढ़ेंगे तो। हाँ, आप सोचिए, कोई भी देश का बच्चा, जो भी जेनजी है, जो 12 छोटा भाई है, जो हमारे घर के बच्चे हैं, वो इस तरह की भाषा का भी उपयोग नहीं कर सकते। वो जानते हैं कि सेना बैठी है, उसकी वजह से हम यहाँ पे, आप टीवी पे बातें कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं देश में, तो उनके वजह से। मैं फिर से कह रहा हूं, लद्दाख वाला विजुअल चलाइए पीसीआर, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज लद्दाख वाला विजुअल स्क्रीन पर रखिए। बार बार एक ही बात नहीं बोलूंगा। संजय राणा जी, ये समझना जरूरी है कि जेनजी के नाम पे अब आप, तो इन्होंने कहा कि कश्मीर में क्या करते होंगे वो सब समझ में आ रहा है, बोला है स्टेटमेंट। अब पूरा अगर उसका पढ़ेंगे, आप देखेंगे तो उन्होंने ये बोला है कि आप तो मेरे साथ कर ही रहे हैं, कश्मीरियों के साथ भी यही करते थे। ये पूरा विजुअल है। और अंग्रेजी के नाम पे तो मतलब क्या ही बोलूं कि अंग्रेजी ना बोलो तो ज्यादा तो अच्छा कल तो कोई पॉलिटिकल पार्टी इनको अपने बगल में बिठा लेगी, बैठा ही रही है। अब राहुल गांधी देखिए बैठ के, देखिए एलओपी हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, बड़ा सम्मानीय व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे लगता है इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनको जाना चाहिए। बड़ा अच्छा इंटरटेनमेंट काम कर रहा है, और मैं बड़ा इंटरटेन होता हूँ, क्योंकि मुझे डिबेट मिल जाती है, मैं 2 घंटे उनको देख के मुस्कुराता रहता हूँ और अच्छी अच्छी बातें करता रहता हूँ। तो इंटरटेनमेंट का काम इंटरटेनर को करना चाहिए, और राजनीतिक व्यक्ति को राजनीति का काम करना चाहिए। ये बताइए, अगर दिल्ली हो, अगर दिल्ली में अराजक तत्वों ने किया है तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी, कोई इसमें बुराई नहीं है। हमारे छात्र हैं कहाँ? हमारे छात्र तो हमारे बगल में खड़े हैं, हमारे छात्र हमारे घर में, हमारे छात्र पढ़ रहे हैं, हमारे छात्र विदेशों में पढ़ रहे हैं, हमारे छात्र कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, और कई आईआईटी और एमबीबीएस भी कर रहे हैं। के समय नीट का पेपर भी दे रहे थे भाई साहब, पेपर दे रहे थे, और उसमें कोई भी नीट का छात्र नहीं था, क्योंकि उनको पता चल गया था बाद में कि ये गलत हो रहा है। देखिए, आंदोलन करना बहुत जरूरी है, मैं बोला आंदोलन होना चाहिए, सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए, सरकार को जवाब देना पड़ेगा, लेकिन अराजकता नहीं, किसी के लिए गाली नहीं, किसी के लिए अशब्द नहीं। सबसे बड़ी, चलिए प्रधानमंत्री को आपने गाली दी, मान लिया, देश की सेना को तुम कैसे गाली दे सकते हो, जिसके बल पे हम जी रहे हैं, जिसके बल पे हम अपनी सांसें ले रहे हैं, जिसके बल पे हम खाना खा रहे हैं, जिसके बल पे रात में सो पाते हैं, उस सेना को तुम कैसे गाली दे सकते हो? और तुम्हारे जमीर से ऐसी भावना कैसे आ जाती है? हमारे छोटे भाई ने सही शब्द यूज किया, दिमाग की नक्सल। इनके एक मूवी आई थी, शायद आपको याद होगा, उसके कुछ क्लिप्स भी वायरल हो, जिसमें वो ब्रिगेडियर कहते हैं अदालत में बैठकर, जो आर्मी की अदालत की,
तुम्हारी ये जो चिकनी चुपड़ी बातें, बुद्धिजीवी वाली बातें तभी निकल पा रही जब हमारी उंगलियां बॉर्डर पर, हमारी उंगलियां ट्रिगर पे हैं और 6000 फीट पे अगर हम खड़े हैं तो तुम हंस पा रहे हो, तुम डिस्को में नाच पा रहे हो, क्योंकि हम से जान दे रहे हैं, हम वहां पे रक्षा कर रहे हैं। ये ब्रिगेडियर वाली पिक्चर आप सही बोल रहे हैं, मैं कल से देख रहा हूँ, रील चल रही है। सोचिए उस व्यक्ति, कोई भी प्रशासन हो या कोई भी सैनिक हो, पुलिस हो, अर्धसैनिक हो, सैनिक हो, उनका सम्मान होना चाहिए, वो हमारे घर से। और टैक्स क्या होता है भैया, कितना टैक्स पेयर है? टोटल टैक्स पेयर सिर्फ 8% है देश में। पूरा क्या देश 8% वालों के साथ चल रहा है, और वो महिला जिनको आपने दिखाया तो टैक्स ही नहीं देती हैं। भाई उसमें नहीं जाना चाहिए, इनका पर्सनल मैटर है, मैं वही कह रहा था। पर्सनल मैटर है, लेकिन बताइए 8%, सिर्फ 8% इतने लोगों में टैक्स देते हैं, उससे क्या जल रहा है क्या? भैया हर आदमी जो यहाँ पे खड़ा है, स्टूडियो के अंदर, स्टूडियो के बाहर, कहीं भी है, हम सब टैक्स दे रहे हैं। टैक्स किस लिए होता है? इस देश का उत्थान हो सके, इसका विकास हो सके। एक नया पैटर्न भी दिख रहा है। अगर रिसेंट कुछ देखेंगे, हर्ष जी और राहुल तलान जी, रिसेंट पिछले 1-1.5 दशक के आप पॉलिटिक्स को देखेंगे तो सेना को गाली देना, सेना पे सवाल उठाना बहुत आम था। मुझे लगता है कि जब इस तरह की पॉलिटिक्स इस देश में शुरू हुई, जब सेना पे क्वेश्चन किया गया, आर्मी पे क्वेश्चन किया गया, कई ऐसे बयान है संजय राणा जी, तो ये जो पॉलिटिकल डिबेट है ये आपके ड्राइंग रूम तक पहुंची। तब बच्चे छोटे छोटे थे, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, जो अब वोटर्स बन चुके हैं, 18 साल, 20 साल, 25 साल, 24 साल। जब आप उन बयानों को अपने ड्राइंग रूम में एंडोर्स कर रहे थे तब वो बच्चे सुन रहे थे, और आज वही बच्चे इंडियन आर्मी के बारे में डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। और कुछ लोग कहते हैं ये आज नया पैटर्न दिख रहा है कि आर्मी को गाली दी जा रही है या फिर आर्मी के जवानों को उसके साथ इस तरह के जुबान का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुझे लगता है इसकी नींव 1 दशक पहले पड़ गई थी, जब से भारतीय जवानों के बारे में अपशब्द कहने लग गए, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने लग गए, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने लग गए, एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने लग गए, राफेल की खरीद पर सवाल उठाने लग गए, जवानों पर कश्मीर में सवाल उठाने लग गए। जब आपकी ये डिबेट पॉलिटिकल हो जाएगी और आपके ड्राइंग रूम में आपके छोटे छोटे बच्चों के सामने होगी तो वो भी बड़े होकर वही बात कहेंगे। हर्ष दहिया जी, मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। आखिर जेन जी सेना के खिलाफ क्यों है? मैं पूरे जेन जी की बात नहीं कर रहा, ये जो सो कॉल्ड वीडियो सामने आ रहे हैं इसमें सेना के खिलाफ इतनी बदसलूकी क्यों? नहीं, देखिए, पहली बात तो विवेक जी, जैसे कि सभी पैनलिस्ट ने अभी बताया, ऐसे लोगों को, ऐसे असामाजिक तत्वों को जेनजी बोलना बहुत ही गलत होगा। पहली बात, जो मोहतरमा है इस वीडियो में वो किसी एंगल से जेनजी नहीं है, और शायद इन्हें यह भी नहीं पता कि इस एज ब्रैकेट को जेनजी कहा जाता है। तो मैं उनकी बात नहीं करना चाहूंगा। देखिए, एक फैशन होता है, कोई भी जो अराजक तत्व होते हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, वो इस तरीके की बात करके कहीं ना कहीं किसी आइडेंटिटी के पीछे छुपना चाहते हैं। या तो अपने आप को आंदोलनकारी दिखाएंगे, या एनजीओ वाले दिखाएंगे, या फिर वो बिल्कुल ही आंदोलनजीवी बन जाएंगे, जिनका पूरा का पूरा मकसद ये रह जाता है कि हमें किसी ना किसी को डिफेम करके या किसी का विरोध करके हमें फेमस होना है। देखिए, मैं इसमें एक बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। ये जो इनका बयान है ये मेरे को बहुत ज्यादा चुभा है। मैं एक आर्मी बैकग्राउंड की फैमिली से आता हूं। इस देश के पहले महावीर चक्र कैप्टन फतेह सिंह लाठर, जो 1947-48 इंडियो पाक का जो युद्ध हुआ था कश्मीर में, उसमें उन्हें महावीर चक्र मिला था, जो इंडिया का सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड था। मेरे परिवार ने वर्ल्ड वॉर 2 से लेके अभी तक, कारगिल तक, और अभी भी मेरे फैमिली मेंबर्स आर्मी में सर्विंग हैं, तो वो दिल पे चुभता है। 2012 में मैंने खुद एनडीए एसएसबी दिया, कॉन्फ्रेंस आउट हूं। तो जब इस तरीके के सवाल उठते हैं आर्मी पे, कहा जाता है कि हम टैक्स भरते हैं। देखिए, मैं ऐसे परिवार से आता हूं, मेरे को फौज में जाने की कोई जरूरत नहीं थी। आज शायद जितना मैं आर्मी में कमा पाता उससे बहुत ज्यादा ही कमा रहा हूं। मैं आर्मी इसलिए ज्वाइन नहीं कर रहा था किसी तनख्वाह के लिए, वो एक युवा लोगों में जज्बा होता है। मेरे जो दोस्त की सेवा की, मातृभूमि की सेवा के लिए और मातृभूमि के लिए अपनी जान देने के लिए, मेरे जो दोस्त उस समय पे मेरे साथ एनडीए एसएसबी में थे, आज जब मैं उनकी फोटो देखता हूं तो दिल में एक गर्व की भावना आती है। एक ऐसा लगता है कि हां, मेरे भाई इस देश की सेवा कर रहे हैं। और मैं उस समय पे खुद को छोटा मानता हूं कि शायद आज मैं अपना पब्लिक लाइफ में भी उतनी सर्विस नहीं कर पा रहा जितना मेरा एक भाई मेरी उम्र का, जो सियाचिन में 6-6 महीने वहां पे पोस्टिंग करके उसकी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो चुकी, वो बिल्कुल पतला हो चुका है। मेरे दोस्त की मैंने वो फोटोज देखी हैं जब उसने वहां पे सर्विस करी है। तो दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज अगेंस्ट द मिलिट्री, इंडियन आर्म फोर्सेज शैल नॉट बी टॉलरेटेड। चाहे वो किसी भी जनरेशन से आए, चाहे कोई उसे नेता बोले, चाहे वो ये क्या कहते हैं राहुल गांधी हो, जो राफेल पे, जो ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल
सवाल उठाते हैं, चाहे वो केजरीवाल हो, जिसकी आप जिक्र कर रहे थे, केजरीवाल और राहुल गांधी की, जो ये सवाल उठाते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई या नहीं हुई, हमारे क्या कहते हैं वीर हैं, उनकी वीरता पे सवाल उठाते हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो खुद को जेनजी कह रहे हैं, देखिए जेनजी आज के समय में एआई पे रिसर्च कर रहा है, वो स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं ताकि ओलंपिक्स में हमारे लिए मेडल ला सकें। अभी कॉमनवेल्थ में कितना अच्छा किया, कॉमनवेल्थ में कितना अच्छा किया। तो ये जो लोग जेनजी नाम के पीछे छुप के इस तरीके की डिस्ट्रप्शन कॉज कर रहे हैं, इनको मैं पहली बात जेनजी नहीं मानता, दीज आर एंटी सोशल। ये मिलेनियल में कुछ डायलॉग होते थे, तुम मेरे बाप को जानते हो, मेरा बाप कौन है, ये नया है, ये नया है कि हम जेनजी हैं। मैं जेनजी, ये उमर अब्दुल्ला ने भी यही ट्वीट किया था। अब मैं आपको एक मजेदार इसमें बात बताऊंगा कि देखिए, जितने भी आप इस तरीके के एलिमेंट्स देखेंगे, चाहे वो प्रोटेस्ट में रहे चाहे यहाँ पे रहे, ये ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, जो सोसाइटी में फेमस होना चाहते हैं और इनको कोई एवेन्यू नहीं मिल रहा। अगर पढ़े लिखे होते तो जीवन में कुछ अच्छा कर रहे होते, क्योंकि देखिए प्रोटेस्ट में भी जो बच्चे आए थे काफी सारे उसमें पढ़े लिखे थे, लेकिन अभद्र भाषा आपको किनसे सुनने को मिली? जिनकी आप एजुकेशन बैकग्राउंड चेक करेंगे तो आपको एजुकेशन बैकग्राउंड कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है। वो कहते हैं कि हमें नौकरी दो, मैडम ये का भी करो, वो एजुकेशन करो। बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग नहीं है, जहां तक फैक्ट चेक में सामने आया है। डेफिनेटली जो भी आया है, मैं उनके पर्सनल उस पे नहीं जाना चाहता, बट जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो देखेंगे, वो समझ जाएंगे। और दूसरी बात, जब भी कोई टैक्स पेयर इस देश का ये कहता है कि देखिए हमारे राइट्स हैं, तो विद राइट्स कम्स इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। इफ यू हैव राइट्स यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। अगर वहां पे आर्मी ने या पुलिस ने अगर वो नाकाबंदी लगा रखी है तो वो इसलिए लगा रखी है ताकि पहलगाम दोबारा ना हो, ताकि पुलवामा दोबारा ना हो, ताकि हमारे फिर 40 जवान पुलवामा में ना मारे जाएं और हमारे 26 जो नौजवान हैं वो पहलगाम में ना मारे जाएं। अब मान लीजिए इस तरीके का कोई वाकया हो जाता तो यही मोहतरमा आके वहां पे कहती कि आर्मी ने वहां पे अपनी सुरक्षा पाबंद क्यों नहीं कर रखी थी, क्यों वहां पे रोड ब्लॉक नहीं कर रखे थे, क्यों वहां पे क्या कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं थी। जब की जाती है तो डिस्ट्रप्शन होगा। मैं ऐसे डिस्ट्रप्शन में 10-10 घंटे फंसने के लिए तैयार हूं, जिससे मेरे देश के नौजवान की, मेरे देश के जवान की, मेरे देश के इंडियन आर्म फोर्सेस के लोगों की रक्षा हो सके, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। और देखिए, जो भी अगर मान लीजिए कोई वीआईपी मूवमेंट होती है कहीं पे भी, तो जो ये लोग हैं ये हमें ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर इनको कोई दिक्कत होगी तो आपके देश पे ही सवाल उठेगा कि अगर आप अपने वीआईपी को ऐसे डिस्टर्ब्ड एरियाज में सुरक्षित नहीं रख पा रहे तो आप आम जनता को किस तरीके से रखेंगे। तो अगर कहीं पे इस तरीके की नाकाबंदी की गई है, एज द सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर कि हम वहां पे उसमें हेल्प करें, ना कि उसमें इस तरीके की डिस्ट्रप्शन कॉज करें। बिल्कुल। राहुल तरान जी, कहां से सोर्स हो रही है ये थॉट्स? देखिए, मुझे लगता है एक तो हमें पहले ये नहीं बोलना चाहिए कि वो जेनजी नहीं है या वो दिमागी नक्सल हैं। देखिए, एज ब्रैकेट को हम डिफाइन करते हैं जेनजी से, तो उसमें से जो भी प्रधानमंत्री के लिए गाली दी या ये भी हैं, अगर जो उस एज ब्रैकेट में है तो ये जेनजी हैं। इसको ये नहीं बचाया जा सकता है कि इनको ये कह दिया जाए दिमागी नक्सल। देखिए, होता क्या है पहले से भी और लगातार होता रहेगा ये कि हर एक जनरेशन में विचारधाराएं होती हैं, कोई सरकार के सपोर्ट में होता है, कोई विरोध में होता है। तो ये विरोध वाले लोग हैं। इस जनरेशन में जो जेनजी जिसको आप कहते हैं, तो में से कुछ सरकार के सपोर्ट में है, कुछ विरोध में है। ये लगातार होता रहा है। वैसे मिलेनियल में ये था कि मिलेनियल कुछ सरकार के समर्थन में रहे, कुछ विरोध में रहे। लेकिन जिसको जेनजी कहा जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा इनको ना मिलेनियल से सीख लेना चाहिए। जब ये देश की इकोनॉमी फंसी हुई थी और आज चौथी बड़ी इकोनॉमी ये किसने बनाई है? ये मिलेनियल ने बनाई है। और उनके देखिए, उनके सामने भी इश्यूज थे कि ये इशू हैं, वो इश्यूज हैं, और क्राइसिस था, आर्थिक मंदी थी, यूएस पूरा फॉल कर गया था। 1991 हमें याद है कि 1991 में क्या हो रहा था, 2002 में क्या हुआ, 2007-8 में क्या हुआ। बिल्कुल। और उसके बाद ये जनरेशन इस देश को कहां लेके आई है? हम चौथी बड़ी इकोनॉमी है। तो सिटी बैंक पूरी तरीके से बैंक करप्ट हो गया था। बिल्कुल। और हम कह रहे हैं कि हम अब तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेंगे। तो जिसकी जिम्मेदारी है, सबसे पहले तो आपको जिम्मेदारी समझ लेनी चाहिए कि जो भी जैन जी है उनकी जिम्मेदारी क्या है, जैन अल्फा की जिम्मेदारी क्या है, और उस जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ा जाना चाहिए। अब ये जिनको दिमागी नक्सल या कुछ भी पेंट करने की कोशिश की जा रही है, वो लोग नहीं है। ये वो लोग हैं जो भटक जाते हैं, जिनको लगता है कि अचानक से हम आंदोलन खड़ा कर देंगे, या वो लोग हैं जिनको कहीं से पेमेंट हो रहा है चीजों को लेके। अगर या उनको जैसे कि होता है कई बार कि इस देश में ऐसा नहीं है कि देखिए, मुझे ऐसा लगता है एक बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि कहीं से पेमेंट आ रही है उस पे। इसका क्या मतलब है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ये आंदोलन हो रहे हैं, जिनको आप आंदोलन कहते हैं, इसमें इस देश को डिसरप्ट करने की एक बहुत लंबी साजिश रची जा रही है। सिर्फ यही नहीं थी, साउथ एशिया में थी, कई जगह इसको एग्जीक्यूट किया जा चुका है। अब इस देश में एग्जीक्यूट करने के लिए लगातार उस पर एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उस स्क्रिप्ट को लगातार एग्जीक्यूट किया जा रहा है। वो अलग चीज है कि वो कितना सक्सेसफुल हो पाता है। ये लेडी जो बॉर्डर पर गई थी, जहां वो क्यास कर रही थी, रकस हो रहा था,
वो तो पेड नहीं रहा होगा, तो इस बात को लेकर तो डैम श्योर है। वो उनका फ्रस्ट्रेशन था, 5-6 घंटे से जाम में फंसी हुई थी। वहां इशू क्या हुआ कि वो डायरेक्ट आर्मी को और पुलिस वालों को थ्रेट कर रही थी। देखिए We are विवेक Gen जी, Zs। होता क्या है कि कुछ जब लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं ना, तो उनको लगता है कि संविधान में हमारे ये अधिकार हैं, वो अधिकार हैं। अगर उन अधिकारों के तहत बहुत सारे लोग ना उन अधिकारों से आगे बढ़ने की बात कर जाते हैं, तो ये वो बस वो वैसा मामला है कि वो आगे बढ़ गई कि नहीं, हमें बिल्कुल खुला हुआ चाहिए, साफ रास्ता चाहिए, हमें टैक्स देते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। तो उनको ये लग रहा है कि वो टैक्स देती हैं तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ भी कर सकती हैं। ऐसा नहीं है। आपको जो आजादी मिली है उसकी सीमाएं, अगर जो ऐसे तो फिर आप एक दिन चाइना बॉर्डर पे क्रॉस कर जाएंगी, फिर आपके माँ बाप यहां बोलेंगे कि भाई वो हमारी बेटी उधर चली गई, क्रॉस कर गई। यही तो दिमागी नक्सली की परिभाषा क्या है? यही तो है जो आप उसको परिभाषित भी कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्ट भी कर रहे हैं। देखिए मैं बताता हूं दिमागी नक्सल की परिभाषा है क्या। दिमागी नक्सल की परिभाषा है शर्जील इमाम, जो बोलता है कि इस देश को तोड़ देंगे, नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, इतने दिन तक नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर दो। यह है दिमागी नक्सल की परिभाषा। दिमागी नक्सल की परिभाषा है कम्युनिस्ट, जो ये बोलते हैं कि 1962 युद्ध में वो बोलते हैं कि जब यहां चाइना आएगा तो हम ब्लड डोनेट करेंगे उनके लिए, ताकि चाइनीज सैनिक कोई मर ना पाए। तो ये है दिमागी नक्सल की परिभाषा। ये तो छोटे मोटे लोग नहीं, तो इंडियन आर्मी की ... मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, इंडियन आर्मी करती ही क्या है, उनका काम ही क्या है, कर ही क्या लेते हैं वो। अगर अपनी ड्यूटी कर रहे होते तो पहलगाम नहीं होता। ये भी तो दिमागी नक्सल है राणा साहब। देखिए, दो चीज़ उन्होंने बड़ी कॉन्ट्राडिक्टर बोली है, बड़ा तकलीफ हो गया। बोले पेमेंट हो रहा है, पेमेंट हमें आपको क्यों नहीं दे रहा कोई, और हम क्यों नहीं कर ले रहे हैं? हमारे घर से क्यों नहीं हो जा रहा है? हमारे घर में क्या जेंजी नहीं है? हमारे बगल में लड़का खड़ा हो जेंजी नहीं है? या समाज में जेंजी नहीं? यही जेंजी है, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने बोला कि इनको दिमागी नक्सल नहीं बोला सकता क्योंकि वो सर्जिल इमान की कैटेगरी में नहीं है। 2 तरह के चोर होते हैं, चोरों में वैरायटी बहुत सारी होती है, बताता हूँ। इन्होंने क्या बोला, आप मेरे साथ तो कश्मीरियों के साथ ऐसे करते थे, अब हम लोग के साथ भी कर रहे हो। ये क्या आपकी भावनाओं को भड़का नहीं रहे? ये उन कश्मीरियों को भड़का नहीं रहे? क्या सेना वहां पे जाके उनके साथ अत्याचार करती है? नहीं करती। इंटरनेशनल टूल किट का हिस्सा बन जाएंगे 2 मिनट में। अरे बिल्कुल आप हैं। आपको वेस्टर्न मीडिया 2 मिनट में आपको हाथ में गेंद की तरह खिलाने लग भाई आप हैं। अगर आप ना होते तो इस उम्र में जब 40वां पार कर रहे हैं आप बैठ करके, मतलब फर्स्ट एड क्यों हो गए? क्योंकि आप पढ़े नहीं। और भाई साहब ने बोला पढ़े लिखे, अरे उसको अंग्रेजी की एक लाइन नहीं आती, पढ़े लिखे कैसे? 40 वाले जेंजी कब से हो गए भाई साहब? वही मैं समझ नहीं पा रहा हूं भाई। 97 से लेकर 2012 तक का है ना, तो जेंजी होगा। 27-28 साल का बच्चा होगा, चलो समझ में आता है। हम कहते 30 साल का बच्चा तब भी समझ में आता है। ये बता दीजिए कि वो व्यक्ति फर्स्ट एड कैसे हो गया? क्या अपनी सेना को लेकर फर्स्ट एड हो गया, या खाना नहीं मिला तब फर्स्ट एड हो गया, या भूख ज्यादा लग रही थी तब फर्स्ट एड हो गया? फर्स्टेशन की लेवल क्या होती है? मतलब हमने सेना को, हम अपने पिता को गाली दे देंगे फर्स्ट एड हो जाएंगी? तो अगर अपने घर में पापा ने मेरे डांट दिया तो अपने दादाजी को गाली दे देंगे या गोली मार देंगे? अरे फर्स्टेशन ये नहीं होता है, पेशेंस नहीं है, एक सिस्टम चला आ रहा है। और बार बार आप बोल रहे थे ना 2014 वाली बातें, 2014 के बाद एक लाइन सेट की गई है अपोजिशन द्वारा, सेना को। अरे भाई हमारे आर्मी चीफ को क्या बोला था? गुंडा। किसी ने बोला था, इसी देश के नेता ने बोला था ना। आप अपने आर्मी चीफ को गुंडा कैसे बोल सकते हो? अब सोचो। दीक्षित ने? नहीं सर, वो माननीय थे सर, माननीय। अच्छा। जो मतलब एंटरटेनर जो है माननीय, तो माननीय एंटरटेनर। संदीप दीक्षित का भी कोई कंट्रोवर्शियल बयान था अभी वो कुछ दिन पहले सड़क छाप गुंडा टाइप से उन्होंने कुछ यूज किया था। कुछ दिन पहले तो उन्होंने इटली के पीएम को लेकर कहा। देखिए समस्या क्या है, यहाँ पे चाटुकारिता इस तरह बढ़ चुकी है कि कैसे साहब को खुश कर दें। साहब खुश कैसे होंगे? जितनी अराजक शब्दों को प्रयोग करेंगे, जितनी एंटी नेशनल बातें करेंगे, साहब मेरे खुश होते हैं, क्योंकि वो एंटी नेशनल वाली उनकी छवि बातें करेंगे। सॉरी, आई एम एडिंग इट, एंटी वुमेन वाली बातें भी करेंगे। तो समझना पड़ेगा, जेनजी को बदनाम मत करिए। हर जनरेशन में लोग गलत होते हैं, लेकिन हमारे जनरेशन में भी क्या कोई लोग बताइए बम लेके फोड़ने चले गए थे? नहीं गए थे ना भाई। आपको नहीं करना ये काम, हमें पता है क्या करना क्या नहीं करना है। तो जेनजी के नाम पे सिर्फ बदनाम किया जा रहा है, इनके आड़ पे, इनके कंधे पे बंदूक रख के चलाया जा रहा है सरकार के ऊपर। चलाइए आप सरकार के ऊपर, प्रश्न पूछिए अगर वो गलत है, लेकिन अननेसेसरी बदनाम करना, गाली देना, सरकार के इंस्टीट्यूशन को क्वेश्चन मार्क कर देना। मतलब आपके ज़माने में आपने 84 का दंगा करा दिया, कोई ना बोले। उसके पहले आपने साधुओं को मारे, कुछ ना बोले। आपने जाके यूएन चले गए, ना बोले। जब आप लाइन इस तरह खिलेंगे तो आपको तो मोहरा बनाया जाएगा, आपको मोहरा बनाया जाएगा, अपना राजनीतिक उल्लू सीधा किया जाएगा। जब आप राजनीतिक उल्लू सीधा हो जाएगा तब आप मोहरा ही बनकर मोहरे की तरह निपटा दिए जाओगे। ये भी 5 सेकंड में बताता और ऐसे उदाहरण बड़े पड़े हुए। बिल्कुल। आप देखिए ना, मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं राणा जी। अम्बेडकर साहब, हाँ, संविधान निर्माता, जिनको आधा देश भगवान मानता है, कांग्रेस पार्टी ने ना भारत रत्न दिया, कुछ नहीं दिया, और ना तो उनको हरवा दिया, और ना तो उनको चुनाव जीतने दिया, हरवा दिया। उनके अगेंस्ट आपने कैंडिडेट खड़ा कर दिया। बिल्कुल। और फिर कहते हैं कि भाई हम संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बहुत पूजा करते हैं।
आज तो गली गली में घूमते हैं और यही बात प्रचारित करते हैं। बा- तो मैं कह रहा हूं कि आप टूल बनेंगे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बिल्कुल। आप टूल बनेंगे, आप मोहरा बनेंगे, मोहरे के तौर पर आपको इस्तेमाल किया जाएगा। जब अपना काम निकल जाएगा देन आपको साइडलाइन कर दिया जाएगा, आपको साफ कर दिया जाएगा। मतलब कि साफ करने का मतलब कि आपको पॉलिटिकल सिस्टम से या फिर वो भी जो भी उनका इकोसिस्टम उससे हटा दिया जाएगा। फिर आप अपने काम से काम रखिए, वो अपने काम से काम रखेंगे। मैं गौतम से एक बात समझना चाहता हूं। गौतम, आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में? सर मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का आप छात्र हूँ। जेएनयू से हैं? हाँ। और आप इस तरह का विचार रखते हैं? सर तो क्या आप जेएनयू में आपको क्या आराम से आप रख पाते हैं अपने विचार, या फिर वहां तो कई तरह के गैंग है, कोई टुकड़े टुकड़े गैंग है, कोई शर्जील गैंग है, कोई खालिद गैंग है, कोई और भी बहुत सारे गैंग बने वहां पर। सर जेएनयू में बस कुछ ही लोग हैं जो कैमरा जीवी हैं, अच्छा, कैमरा जीवी। आंदोलन जीवी हैं, हाँ। और वो जेएनयू को अपना पॉलिटिकल मंच बना के रखे हुए हैं। नेहा घपली टाइप, गैंग भी है वहाँ नेहा पे? टाइप, नेहा हाँ, टाइप। अपना जो पॉलिटिकल मंच बना के रखे हैं कि हर जगह जेएनयू को किस तरह यूटिलाइज करके अपना पॉलिटिकल कैरियर चमकाया जाए। वहाँ पे लेफ्ट यूनिटी के नाम पे आते हैं और बाद में कांग्रेस के गोद में जाके बैठ जाते हैं। वही अभी हमारे जब ये सीजेपी प्रोटेस्ट हो रहा था तो माननीय राहुल गांधी जी जब इस चीज को एड्रेस कर रहे थे तो उसके बगल में जो खड़ा थे जितने भी लोग थे सारे लेफ्टिस्ट थे, सारे डफली गैंग जेएनयू के थे। और दूसरी बात, अभी जो ये महिला जिन्होंने गाली दिया है हमारे जो आर्मी फोर्स पर्सनल को, इन्होंने जिस तरह बोला कि वी आर जेनजी, अभी जो प्रेजेंट में ये वी आर जेनजी ये फैशन हो गया ना कि मेरे चाचा विधायक हैं, उसी टाइप हो गया कि वी आर जेनजी। हाँ, मतलब गांव में जैसे हम लोग कहते थे, और इन्होंने बोला कि चचा विधायक है हाँ, हमारे, अब क्या कर लेंगे। लीजिए दूसरा बात इन्होंने कर लीजिए। बोला कि टैक्स पे। अबे आपने हेलमेट नहीं पहना है तो चचा विधायक है हमारे। और दूसरी बात, आपके और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो चचा चाचा विधायक है विधायक हमारे। है। तो अभी दूसरी बात आपने उन्होंने- बैरिकेड लगाया तो हम जेनजी हैं, आपने कैसे लगा दिया बैरिकेड? ये अच्छा दूसरी एक एग्जांपल और बात दिया सर, उन्होंने जो बोला टैक्स पेयर के, सबसे पहले मैं बताता हूँ मेरी जो पढ़ाई है मैंने सैनिक शुल्क से किया है। और जो टैक्स पेयर जो बोले तो आर्मी पर्सन जो भी डिफेंस फोर्सेस में उनके टैक्स इनसे पहले ले लिया जाता है। और जो हमारे टैक्स पेयर हैं वो कंट्रीब्यूशन है, लेकिन सर्विस जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो उनका ड्यूटी है। अब आप उनको गाली दे रहे हो, ये कहाँ तक जायज है? कश्मीर या सियाचिन या गिलगिट हो या गलवान, रहे तिरंगा वहां सलामत, चमके इनसे हिंदुस्तान, ये भारत के वीर सपूत हैं। इनके वजह से आप उनको गाली दे पा रहे हो। ये आप जिस फ्रीडम ऑफ स्पीच और सीजेपी की दुहाई दे रहे हो, उनको तो वो भी अधिकार संविधान ने नहीं दिया, आर्टिकल 33 में उनसे छीन लिया गया है। वो कोई अपना यूनियन नहीं बना सकते हैं, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, और आप उनको गाली दिए जा रहे हो। ये किस तरह से जेनजी बोल के अपने को जस्टिफाई कर पा रहे हो? किसी भी प्रकार से हमारे देश के जो भी हम जेनजी आप जैसे भी हैं, हम आप हैं, जैसे लोग भी हैं। हम इस चीज को किसी भी तरह से समर्थन नहीं करते हैं, पूर्ण रूप से इसका खंडन करते हैं। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। मुझे लगता है हर जेनजी ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है ज्यादातर जेनजी राष्ट्र निर्माण में लगे होंगे और तभी हम 2047 हमारे तक लिए विकसित जेनजी भारत हमारे लिए बन जेनजी पाएंगे। मैथिली जी। ठाकुर है जो 25 साल में विधानसभा चुनाव लड़ती है, अपने दम पे करियर बनाती है, विधानसभा चुनाव लड़के विधायक बनती है। हमारे लिए जेनजी मनु हर्षा है जो बेंगलोर में पर्यावरणविद के तौर पे काम कर रही है, इको बैग बना रही है, जो एक बहुत सारा टेक्सटाइल वेस्टेज को एक यूजफुल में कन्वर्ट कर रही है। तो मेरे लिए जेनजी का उदाहरण ये है। मेरे लिए जेनजी वैभव सूर्यवंशी होगा जो देश को और आईपीएल जैसे मंच में आके आगे ले जा रहे हैं। तो ये मेरे तो लिए जेनजी है। ऐसे युवाओं के साथ तो एलओपी क्यों नहीं बैठते, राहुल जी क्यों नहीं बैठते? बात है कि ये जो एलओपी जो हमारे राहुल गांधी जी हैं उनका भी तो अपना पॉलिटिकल आपको नैरेटिव बुलाया सेट कभी? करना है। आप सेना की बहुत तारीफ करते हैं, आपको नहीं, बोला हमें कि क्यों आप- बुराई करता तो बुलाते ना, हमें क्यों बुलाएंगे? बुराई नहीं कर रहा। इनको आया होगा फोन कि बुराई करो। गौतम कुमार जी आइए हमारे आप साथ बगल में बात जेएनयू कीजिए। एक तो बहुत सेना की बहुत तारीफ करते हैं, एक आपसे तो बात करनी है। जेएनयू को इस तरह सोच लिया गया कि जेएनयू है तो सारे लेफ्टिस्ट ही होंगे, JNU तो सारे anti-India और anti- anti-nationalism ऐसा नहीं है। है। जेएनयू है तो क्वेश्चन करता है, ऐसा जेएनयू क्वेश्चन करता है, लेकिन ये नहीं है कि वो हमेशा गवर्नमेंट के खिलाफ है। जेएनयू एंटी नेशनल नहीं है, बस कुछ लोग हैं जो जेएनयू को अपना जीविका बना के बैठे हुए हैं, हाँ। बस यही है। तो हर्ष भाई आपके घर में भी जेनजी हैं? नहीं, मैं तो देखिए मिलेनियल हो गया हूँ, 32 साल का आपके हो गया घर में? हूँ। नहीं, मेरे घर में भी मिलेनियल और उससे पुरानी जनरेशन के ही हैं, तो कोई जेनजी तो नहीं है। छोटे भाई हैं, कजिन्स वगैरह, तो बट मेरे को लगता है वो पूर्ण रूप से देशभक्त हैं। फैमिली ऐसी है कि चाहे सरकार किसी की क्या भी रहे। रिएक्शन था इस वीडियो, ये जो वायरल वीडियो देखने के बाद आपकी कोई बातचीत हुई कभी? नहीं या देखिए, in general कोई? ये हो चाहे सीजेपी का प्रोटेस्ट हो, ठीक है, उसमें जिस तरीके की अभद्र भाषा यूज की गई, मैं कभी भी इसको जेनजी से रिलेट करूंगा ही नहीं। इनके लिए एक सिंपल टर्म है, हर जनरेशन में ऐसे लोग होते हैं, ये अनसिविलाइज्ड पीपल हैं।
इनको किसी जनरेशन से या किसी उससे फर्क नहीं पड़ता। जेनजी का क्या हो गया है, जेनजी तो एक कवच इन्होंने बना लिया है कि हम जेनजी हैं तो कुछ भी कर देंगे। या ऐसा तो नहीं मोहतरमा कि तो जेनजी है ही नहीं। वायरल होने की कोई हुड़क हो, बिल्कुल है, रातों रात वायरल हो जाने का तो शौक हो। टिकटॉक के बाद और इंस्टाग्राम रील्स के बाद हर कोई फेमस होना चाहता है, और ये आसान तरीका है। आप फौज को गाली दे दीजिए, आप मोदी जी को गाली दे दीजिए, आपको मेटा शायद प्रमोट भी करेगा। हाँ, इसको लेकर शायद क्वेश्चन भी हुआ। मैं तो देखिए उसमें भी गलत मानता हूं। अगर कोई सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे अभद्र भाषा यूज करता है वो भी गलत है, ठीक है। एक सिविलाइज लेकिन वो प्रमोट नहीं होगा उसके एल्गोरिथम में। सिविलाइज देश में सिविलाइज तरीके से बात होनी चाहिए, सिविलाइज तरीके से अपनी बात रखी जानी चाहिए। मैं इनको कैटेगराइज करूंगा, इनको जेनजी नहीं बोलना, इनको अनसिविलाइज पीपल बोलना है। एंड दीज आर यूजफुल इडियट्स फॉर जो ये क्या कहते हैं एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं उनके लिए। ये कंप्लीटली सोशल मीडिया का बुखार है। नहीं शॉर्टकट है फेम पाने का। वो आर्मी को गाली दो, प्रधानमंत्री को गाली दो, आप रातों रात वायरल हो जाओगे। वो एक रीजन चल रहा है, वो एक रीजन है, वो एक नया ट्रेंड है। लेकिन इस तरीके के लोग हर जनरेशन में रहे हैं, हर जनरेशन में मिलेंगे। अब ये सोसाइटी पे पूरा का पूरा निर्भर करता है। कैमरे पर आकर इस तरह से तो मैंने हर जनरेशन में नहीं देखा, सॉरी टू से दैट। देखिए पहले कैमरे इतने नहीं थे, ना। पहले क्या होता था कि टीवी पे आप जब जा रहे हैं तो आपको एक कॉन्सिक्वेंसेस का डर रहता था, एक समाज का डर रहता था। आज के समय में क्या है, हमने सोशल मीडिया पे इतनी अभद्रता देख ली है, इतनी गंदगी चल रही है, इंस्टाग्राम, पोर्नोग्राफी, सब कुछ है सोशल मीडिया पर। मैं तो वो शब्द भी यूज नहीं करना चाहता। तो उस तरीके तो आज तो बातचीत करनी पड़ेगी ना। अगर आपको जेनजीज को एड्रेस करना है तो उनके आज के सोशल मीडिया के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। अभी सीएम योगी का बयान उठाकर देख लीजिए आप। देखिए मेरे लिए तो 2 दिन पहले का जेनजी वो है। सीएम योगी ने, एक सेकंड, सीएम योगी ने कहा कि भाई आज की तारीख में जो सबसे खराब नशा है वो सोशल मीडिया और स्मार्टफोन का नशा है, जिससे हमारा जेनजी 2-4 हो रहा है। हमें उससे सतर्क रहने की जरूरत है। क्यों नहीं एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, हमें कहते हैं कि भाई ठीक है, आप तभी पोस्ट कर पाएंगे जब आप 18 साल के होंगे, आप तभी स्मार्टफोन पे अकाउंट बना पाएंगे या सोशल मीडिया पर अकाउंट बना पाएंगे। आप इसको भी कर दीजिए आधार कार्ड से लिंक। आपने तो सब कुछ आधार कार्ड से लिंक कर दिया। जब तक जवाबदेही ऑस्ट्रेलिया कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? एक और मुल्क ने किया है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? जब तक जवाबदेही नहीं तय होगी, सोशल मीडिया पर फेम पाने का शॉर्टकट, मोबाइल लेके खड़े हो जाने का शॉर्टकट, चाहे पुलिस है, चाहे सेंसिटिव एरिया, चाहे कोई भी लोकेशन हो, कितना भी सेंसिटिव क्यों ना, वहां पर मोबाइल कैमरा ऑन करके खड़े हो जाने दो। ये कम से कम इस बारे में देखिए, मुझे नहीं लगता देश के लोग इस बारे में सोचकर काम कर पाएंगे। इसमें फिर से गवर्नमेंट का फ्रेमवर्क चाहिए होगा। मैं राहुल तलान जी का जवाब चाहूंगा, उसको संजय राणा जी आपसे भी जवाब चाहूंगा। हालांकि आप कुछ कहना चाह रहे थे हर्ष जी, आप अपने बात। देखिए जो आपने गवर्नमेंट फ्रेमवर्क की बात कही तो मैं इस पे बहुत समय से बात कर रहा हूं। हमें सर्टेन गाइडलाइंस चाहिए, एक लेजिस्लेशन बनानी पड़ेगी सरकार को। वो ये नहीं है कि बीजेपी का कोई मुद्दा है या कांग्रेस का मुद्दा है। पहली बात, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने किया और बाकी देश कर रहे हैं कि 16 साल की उम्र तक आपका कोई सोशल मीडिया से एक्सेस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आप गूगल यूज कीजिए, आप एआई यूज करना चाहते हैं वो कीजिए, लेकिन सोशल मीडिया बच्चों के लिए बैन होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी जो मानसिक ग्रोथ है उसको भी रोकता है। सेकंड चीज, हो क्या गया है, जब आप पॉलिटिकल मुद्दों पे या सोशल मुद्दों पे वीडियोस बनाते हैं, आपको लगता है कि ये देखिए कोई ना कोई ऐसे हैं सोशल हीरो हैं, लेकिन वो मोनेटाइजेशन की वजह से वो बनाते हैं, क्योंकि उससे पैसा कमाते हैं। जिस दिन इस देश में बैन लग गया कि अगर आप पॉलिटिकल मुद्दों पे वीडियो बना रहे हैं तो वो मोनेटाइज नहीं होगी, आप ये देखिएगा ये जितने आंदोलन जीवी हैं ये सारे के सारे ठंडे पड़ जाएंगे। आपको मोनेटाइजेशन ऑफ क्या कहते हैं पॉलिटिकल वीडियोस बंद करना पड़ेगा सोशल मीडिया पे। देखिए मुझे लगता है कि एक तो जो सोशल मीडिया है उस पर निश्चित तौर पे बैन होना चाहिए था, और सरकार इस चीज़ में बहुत पीछे रह गई है। ये सरकार को इतना लंबे समय हो गया, लेकिन ना तो OTT पे कोई बैन है, OTT पे कैसा कंटेंट है हम सब देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे कैसा कंटेंट है हम सब देख रहे हैं। इवन मेटा के खिलाफ अमेरिका में ये मांग उठ रही है कि भाई बच्चों के लिए मेटा को बंद किया जाना चाहिए। इस देश में बंद नहीं हुआ है मेटा। मैं कह रहा हूँ कि जिस जनरेशन की आप बात कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स पे आप पोर्नोग्राफी के चपेट में अगर आ गए, आपने कोई ऐसी वैसी रील एक आध खोल ली, उसके बाद तो आपको किस गहराई में ले जाएगा उसका कोई अंदाजा ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए एल्गोरिदम ऐसा है एक तो, और दूसरा सरकार ने इस चीज पे कोई ध्यान दिया नहीं है। अगर आई थिंक इसके पीछे काम हो रहा है, मुझे लगता है संजय राणा जी के पास इसके बाद कोई जानकारी होगी, स्पेशली ये जो प्रोटेस्ट हुआ जंतर मंतर के बाद, इसके बाद कोई फ्रेमवर्क तो तैयार हो रहा है। देखिए मुझे नहीं लगता है, स्पेशली सोशल मीडिया के लिए और न्यूज गैदर करने के लिए। कोई भी आदमी कहीं पर भी उठ के न्यूज गैदर नहीं कर सकता, उसके बाद कुछ लाइसेंस काइंड ऑफ या कुछ गवर्नमेंट टाइप ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हो। अपनी बात पूरी कर लीजिए। एक चीज कहना चाह रहा हूं मैं कि इस देश में जैन जी, अब पूरी दुनिया में आप जैन जी को देखिए, जैन जी क्या क्या कर रहा है, इस देश का जैन जी क्या कर रहा है ये भी देखिए। हमारे यहाँ
एआई में हुआ क्या है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है ना। जिस जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, कई सारे जो अर्थशास्त्रियों उन्होंने कहा है कि भारत का शेयर मार्केट इसीलिए बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है क्योंकि एआई से रिलेटेड कोई यहां ना तो इनोवेशन हुआ है, ना ऐसी नई कंपनी रजिस्टर्ड हुई है जहां विदेशी आके जो एफडीआई है वो आए वहां भारत के शेयर मार्केट में। तो सवाल यह है कि जैन जी हमारा सिर्फ और सिर्फ रील बनाने पे बहुत ज्यादा फोकस है, और वो जो हमारी मीडिया भी एक चीज दिखाती है कि भाई गूगल से इतना पेमेंट आया एक साल में, भारत को गूगल ने इतने अरब डॉलर दिए, ये, और जो हम इतने सारे इन्फ्लुएंसर देखते हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ी खरीद रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो शो ऑफ करते हैं। तो उससे हमारा जैन जी को लग रहा है कि सारा का सारा सोशल मीडिया पे काम है, सोशल मीडिया पे वीडियो बनाइए, मोनेटाइज करिए, फिर करोड़ों रुपए कमाइए और महंगी महंगी गाड़ियां खरीदिए। ये सरकार को बहुत पहले कर लेना चाहिए था, सरकार नहीं कर पाई है और सरकार की यहां विफलता रही है। अब सरकार करेगी तो पहली बात तो लोग विरोध में आ जाएंगे कि आप ये जो 16 साल से, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने किया, ऑस्ट्रेलिया छोटा सा देश है, आबादी बहुत कम है, भारत की बहुत ज्यादा आबादी है, 16 साल से कम के बच्चों को आप बैन करेंगे तो उसमें भी एक आंदोलन खड़ा होने की संभावना रहेगी। सरकार को बहुत पहले सोचना चाहिए था, सरकार इस चीज में लेट होगी। दूसरी चीज जैन जी की बात है, देखिए जैन जी पूरे, अगर जो हम देखें जैन जी को, आप ऐसे नहीं कर सकते कि इसको जैन जी से निकाल दें, इसको उसको जैन जी से निकाल दें, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये इस चीज पे डिबेट होनी चाहिए कि बिल्कुल साफ है कि कुछ लोग सरकार के पक्ष में होते हैं, हर एक जनरेशन में से कुछ सरकार के विरोध में होते हैं, और जो विरोध में है वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, जो पक्ष में वो अपने तरीके से काम करते हैं और करते रहेंगे, और ये लगातार चलता रहेगा। हर जनरेशन में ऐसे होने वाला है और कभी नहीं रुकने वाला है। तो इसीलिए हमें बहुत ज्यादा किसी के लिए, जैसे देखिए हम जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को लेके उन्होंने बोला, संजय जी ने बोला कि नहीं मैंने थोड़ा उसको गलत इंटरप्रेट किया और ये सब। देखिए वो अगर जो वो महिला सच में उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, फिर उसने बाद में माफी मांगी, तो वो हो जाता है, जोश जोश में हो जाता है कि भाई ये कर दिया, वो कर दिया। अचानक से आप घूमने जाते हैं, बैरिकेडिंग देखते हैं, तो फिर आपको लगता है अरे ये तो सारा का सारा जो आपका प्लान है एक्सपॉइल हो गया, तो उसमें लोग गुस्से में कुछ बोल जाते हैं। लेकिन उसने माफी मांगी तो फिर उसको इशू को खत्म कर देना चाहिए हमको, और ये समझना चाहिए कि कुछ लोग भटक जाते हैं और आदर्शवाद कहीं नहीं होता है समाज में। अगर जो हम ये सोचें कि हर कोई सेना के लिए सम्मान दिखाएगा पूरा भारत, तो नहीं होता है। हर कोई किसी पॉलिटिशियन के लिए सम्मान दिखाएगा, नहीं होता है। आदर्शवाद नहीं होता है समाज में। सेना को, आर्मी को लेकर तो रहा है। बड़ी छोटी सी भाई साहब ने एक बात बताई कि गलती हो जाती है। कल से मैं अगर टीवी पे हूँ और निकालूं तमंचा, गोली मार दूं, फिर माफी मांग लो आपके घर वालों से, तो क्या चल जाएगा? नहीं चलेगा ना महाराज। वो तो कानून, नहीं बिल्कुल जोड़ूंगा ना। माफी बात को आप गोली से तुलना करने लग गए। विचार को गोली से तुलना थोड़ी किया जाता है। आपको मार दिया, मैंने माफी मांगी। अच्छा सुनिए ना, अच्छा एक बात बताइए, विचार की तुलना गोली से की जाती है क्या? विचार का बिल्कुल, ये तो विचार हो गया कि विरोध ऐसी बात हो गई कि गोली मार दो भाई। नहीं, आप विचार का मतलब विरोध होता है। देखिए जो विचार आज होता है वही कल एक्शन में बदलता है, बस यही है। विचार आपके मतभेद उतना ही है। आप विचार रखो, आपकी मतलब सरकार की बुराइयां करो, जुबान से निकली गोली और बंदूक से निकली गोली, हाँ खत्म, वापस नहीं। अब मैं छोटा सा बता दूं, जेन जी की बात करें, एक रिसर्च देता हूं, नहीं होता, एक रिसर्च दे देता हूं। तथ्य, मैं संजय भाई मैं तथ्य बोलूं तो फिल्मी डायलॉग है। अच्छा जुबान से निकली गोली वापस ले सकते हैं क्या? मैं चैलेंज देता हूं आपको, आप अपनी जुबान से, आप अपनी, नहीं आप अपनी, नहीं आप पहले बात कर लें, आप पहले मेरे साथ बात कर लीजिए राहुल भाई। हाँ जी, आप अपनी जुबान से निकली हुई बात वापस लेके दिखाइए। देखिए फंस गए, कोई फिल्मी डायलॉग नहीं भाई, ये राहुल गांधी की तरफ फंस गए। बोला था, देखिए आपने फिल्मी डायलॉग बोल दिया। वो माफी वाला जो वर्ड है वो किस लिए, वो जुबान से अगर जो कुछ गलत निकल जाता है फिर हम माफी मांगते हैं, निकल गया ना, देखिए ना वापस ले पाएंगे। वो सुना है ना आपने, क्षमा शोभती उस भुजंग, हर कोई करना चाहता है इस देश में, और इस देश की जो विचारधारा रही है, जो दर्शन रहा है, उसमें क्षमा का बहुत बड़ा महत्व है। पास गरा लो। हाँ, मैं एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूँ सर। एक रिसर्च आई है सीनेट में, साइंटिस्ट का नाम भूल गया है, जनवरी 26 को अमेरिका में समिट की गई है सीनेट में, और 80 देशों का रिसर्च है। उसमें बताया गया ये जो जनरेशन है, भाई बुरा मत मानना, ये जो जनरेशन है, यानी 300 साल का आंकड़ा निकाला गया। ये जनरेशन के पास पेशेंस की कमी है, मिलेनियम से पहले वाली जनरेशन से पेशेंस की कमी है, नॉलेज की कमी है, हर चीज़ में 8 पैरामीटर में सब में कमी है। तो कमियों को देखना पड़ेगा, लेकिन इसमें 20% अच्छे भी हैं, हो सकता है 80% शॉर्ट्स और रील्स में आप युवाओं को बांध देंगे और कहेंगे कि भाई पेशेंस लेकर आओ। आज मेरे पास, मैं फ्रैंकली कहना चाहता हूं इस प्लेटफॉर्म पर, मेरे साथ मेरे कई युवा साथी, दर्शक, व्यूअर्स मेरे अग्री करेंगे, आप लोग भी अग्री करेंगे। आज की तारीख में मैं स्मार्टफोन हटाकर अगर टेलीविजन पर आधे घंटे का कोई कंटेंट देख रहा हूं
तो मजाल है मेरी नजर 5 बार या 6 बार स्क्रीन पर ना जाए, फोन पर ना जाए, ये चेक करने के लिए फोन में कुछ हो तो नहीं गया, फोन में कुछ आ तो नहीं गया। ये डिस्ट्रैक्शन का पॉइंट आ चुका है और ये तबाही से पहले का अलार्म है। मैं खुलेआम पर कह देना चाहता हूं, अगर इसको आप पत्थर से लिखवाना चाहते हो तो लिखवा लीजिए, ये मिटने वाला नहीं। गौतम कुछ कहना चाह रहा है? मैं बोलना चाहूंगा, जो अभी आपने बोला कि पांच बार कम से कम देखते हैं, इसके लिए डिस्ट्रैक्शन अभी जो सोशल मीडिया हो गया ना, हो गया फॉर द एल्गोरिदम, बाय द एल्गोरिदम, ऑफ द एल्गोरिदम, कि हर चीज कुछ भी बोलना है कि किसी तरह अभी का जो फिलहाल एल्गोरिदम में चल रहा है, अभी गवर्नमेंट के खिलाफ बातें चल रहा है, सीजेपी का नाम चल रहा है, इस तरह कोई एक वर्ड ऐसा फेंक के मारो कि उस एल्गोरिदम में फिट कर जाए और रातों रात हमें लाइमलाइट मिल जाए, कैमरा हमारे ऊपर फोकस हो जाए, इसी से ब्रांड प्रमोशन आने लगे, कोलैबोरेशन आने लगे, पैसा आने लगे, इसी चीज से पीड़ित हो गए। मुझे नाम तो नहीं लेना चाहिए, अभी रिसेंटली आप देखे होंगे कि सोशल मीडिया पे ही हमारे उत्तर प्रदेश की महिला पुलिस अधिकारी थी, सब इंस्पेक्टर, जो दिन में तो मतलब ड्यूटी कर रही है, रात को इंस्टाग्राम पे स्कैनर लेके बैठ जा रही है, उसको निलंबित किया गया। वो छोड़िए, अभी शुभाश्री एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो अपने 350-400-500 जो भी कंटेंट का रखी है, एक्सक्लूसिव कंटेंट इंस्टाग्राम पे बेच रही है। सॉफ्ट फोन नाम का सामान बेचा जा रहा है इंस्टाग्राम पे। किसी तरह से ये हमारे इस जनरेशन जो जेन जी है उनको भटकाने का एक जरिया बन गया है। तो इस पे सरकार को ऑब्वियस सी बात है, इस पे कुछ गाइडलाइंस लाना चाहिए सोशल मीडिया यूज को लेकर कि कैसे चाइना आज की तारीख में अगर इतना बड़ा मैन्युफैक्चरर है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, और आज की तारीख में सेमीकंडक्टर्स और रेयर अर्थ मिनरल्स के रिफाइनिंग के मामले में उसका कोई शान ही नहीं है, अमेरिका भी पनाह मांगता है। तो क्यों है? क्योंकि उन्होंने कभी भी वेस्टर्न कंपनीज को लाइक आपका मेटा और बाकी चीज़ों को कभी एंटर होने ही नहीं दिया, और टिकटॉक वगैरह को भी रखा तो उसको बहुत लिमिटेड पे रखा, उनको कभी आगे जाने नहीं दिया। आप बनाओगे, क्या बनाओगे? आप साइंस रिसर्च बेस्ड वीडियोस डालोगे, आप प्रो नेशनल वीडियोस डालोगे, आप टीचिंग के वीडियोस डालोगे, आप जो डेली प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सोल्यूशन करने वाले वीडियोस डालोगे। आप वहां पर पोर्नोग्राफी, सेमी पोर्नोग्राफी कंटेंट डाल ही नहीं सकते। तो आज उनका ग्रोथ देख लीजिए, उनके पॉपुलेशन को देख लीजिए किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। आज अमेरिका को टक्कर देने की हालत में आ गई उनकी इकोनॉमी। बेशक उनका ग्रोथ आज हम उनसे ज्यादा हैं ग्रोथ के मामले, लेकिन उनकी इकोनॉमी का साइज बहुत बढ़ चुका है, और जबकि वो 1979 तक इक्वल टू इंडिया या इंडिया से पीछे ही थे। सर 90s तक $320 पर कैपिटा इनकम थी हमारी 1990 में, 348 हमारी थी। इकोनॉमी तब ओपन अप हुई है उसके बाद। उसके बाद विवेक जी देखिए, जो अब आप बात कह रहे थे ना, मैं काफी समय से एक बात बोल रहा हूँ, चाहे अब ये चीज लोगों को 2 साल में समझ में आए, 5 साल में समझ में आए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी शुरू में लगती है। क्या है कि जब आप याद कीजिए 2010 का जो वो समय था, ट्विटर आया था, ये जितनी सोशल मीडिया कंपनीज हैं जो यूएस से जन्मी हैं, मैं इनको डीप स्टेट का टूल मानता हूं, सीआईए का टूल मानता हूं, जिसको यूज करके ये पूरे विश्व में सरकारें बनाई गई, गिराई गई। आप अरब स्प्रिंग याद कीजिए, 2010 में हुआ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत के एजेंसी को टूल बनाया जा रहा, मोहरा बनाया? मैं बता रहा हूं व्हेन समथिंग इज फ्री, यू आर द प्रोडक्ट, यू आर नॉट यूजिंग द प्रोडक्ट, you yourself are the product. When social media is free, you are the product. आपके ब्रेन को प्रोग्राम किया जा रहा है। आप अपना एग्जांपल दे रहे थे, मैं बता रहा हूं, मैं पीछे गाड़ी में बैठा हुआ होता हूं, मतलब ही नहीं बनता 15 या 20 रील ना देख लूं तब तक। मैं आज उस चीज की आलोचना कर रहा हूं, लेकिन शायद मैं भी उस चीज से एडिक्टेड हूं कि जब तक इंस्टाग्राम पे 15-20 रील ना देख लें तो ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है। ये है क्या? 2010 में अरब स्प्रिंग आया, वो हुआ ट्विटर के द्वारा। अब आप बांग्लादेश में देख लीजिए, आप नेपाल में देख लीजिए, वो किसके द्वारा हुआ? वो फेसबुक और इंस्टाग्राम के द्वारा हुआ। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर को जो यूएस की एजेंसीज हैं, बाकी विश्व की एजेंसीज हैं, वो यूज करती हैं कि ताकि दूसरे देशों में अराजकता फैलाई जा सके, उधर की इकोनॉमी को, उधर की सरकारों को डिस्टेबलाइज किया जा सके। आपने ये देखिए, मेटा ने माना कि उन्होंने मोदी जी की वीडियो, देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री की वीडियो गलती से हट गई। गलती से क्या कहते हैं उसको, एल्गोरिदम से पीछे ले जाया जा चुका था। और किस तरीके से सीजेपी प्रोटेस्ट के टाइम पे इतनी सारी रील्स, ठीक है, जो इवन बीजेपी सपोर्टर भी रहे होंगे, उनके पूरी फीड में सीजेपी की रील्स आ रही थी। तो कहीं ना कहीं पुश किया जा रहा था। ये इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है संजय राणा जी। नहीं, मैं एक छोटा सा गलती हमारी है। गलती हमारी क्या है? जब हमने टिकटॉक बैन किया तो हमें बाकी जो सोशल मीडिया थे उन पे भी बैन लगा देना चाहिए था कि ये जो रील वाली
इकोनॉमी है, ये कहीं ना चल पाए। Short videos। 15 सेकंड में अगर आप जर्नलिस्ट बन जाएंगे, 15 सेकंड की फेम में आप हीरो बन जाएंगे, तो यही होगा। जब मैं बड़ा हो रहा था, संजय जी बड़े हो रहे थे, राहुल जी बड़े हो रहे थे, विवेक जी बड़े हो रहे थे, तो हमारे समय में फेमस होने का तरीका होता था ओलंपियाड जीत लीजिए, अच्छे वक्ता बन जाइए, पूरी किताबें पढ़नी पड़ती थी। फर्स्ट आइए, मॉडल यूनाइटेड नेशंस कीजिए, मॉडल यूनाइटेड नेशंस में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वो होगा। आज के समय में क्या है, हम नाचने गाने वाला देश बन चुके हैं। रील पे जाइए, नाचिए, गाइए और आप फेमस हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमारी जनरेशन की, हमसे पीछे जनरेशन की विफलता रही कि हम सरकार को बाध्य नहीं कर पाए कि इस तरीके की रील्स कई कंटेंट क्रिएटर्स कीजिए। मैं कई कंटेंट क्रिएटर्स को मैं लगातार देखता हूं, फॉलो करता हूं। जो आपने कहा कि सीजेपी के रील्स बड़े वायरल हुए, और देखिए वो संजय राणा जी तो बीच में अभी भी रील देख ले रहे हैं, वो तो इतने एडिक्ट हो गए। नहीं, मैं कुछ ढूंढ रहा था भाई साहब, मेरे को भी भेज दीजिएगा प्लीज। मुझे कुछ नॉलेज की चीजें ढूंढ रहा था, मिला नहीं। अच्छा, रील फॉरवर्ड करने का भी बड़ा आजकल वो चलन चल रहा है। दोस्त आप तभी हैं तो जब आप दिन में 5 रील फॉरवर्ड करेंगे। उस पे रिएक्ट करें तब। रिएक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट। मैं भी बहुत फॉरवर्ड करता हूँ, किसी के रिएक्ट नहीं करता हूँ, लेकिन मैं मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। लेकिन संजय राणा जी, भाई सीजेपी के तो बड़े रील वायरल हुए, झारखंड प्रोटेस्ट का रील ही वायरल नहीं हुआ। अब इसमें किया नहीं ना। अब कई क्रिएटर्स का कहना था कि हम लगातार कंटेंट डाल रहे हैं, लेकिन वो वायरल नहीं जा रहा है। नहीं, बहुत सारे जो कंटेंट क्रिएटर थे जो उस टाइप के थे, वो बना ही नहीं रहे थे। जो इस टाइप वाले थे, यानी राइट विंग, लेफ्ट विंग, जिसको भी आप बोल लो, वो बेचारे बना रहे थे, उसको प्रमोट नहीं हो रहा, उतना वायरल नहीं हो रहा था। आपने सही बोला, दहिया साहब ने भी सही बोला कि बीजेपी समर्थन वाले को भी सीजेपी का आ रहा है, सीजेपी वाले को भी वही आ रहा है, तो दोनों को फीड आ रही थी। तो बस एल्गोरिथम सेट कहीं और होता है और उस पर कंट्रोल सरकार का होना चाहिए। सरकार इस पर काम कर रही है। पहले ओटीटी पे पाबंदी नहीं थी, पाबंदी आ गई है। धीरे धीरे रूल्स स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। लेकिन क्या हुआ ना कि हमारे जो 90s के बाद से, इंफॉर्मेशन के बारे में 80s के बाद से विवेक, हमारा जो सिस्टम बिगड़ा है 1980 के बाद, जो बनना चाहिए था 2000 तक, उसमें हम बहुत तेजी से फेल हुए हैं। और फेल होने के कारण आज भी भारत सिर्फ कंज्यूमर है, ये दिमाग में हम डाल लें कि हम बहुत तेज हैं ना, वी आर द कंज्यूमर्स। सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट, यहाँ पे लोग डंप करते हैं, चाहे कंटेंट का हो, चाहे सिस्टम का हो, चाहे प्रोडक्ट का हो, सब हम डंप कर रहे हैं और हम कंज्यूम कर रहे हैं। आप सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति, ऐसी लड़की, मतलब व्यक्ति नाम, लड़की का नाम नहीं लेना चाहता, 20 मिलियन फॉलोअर हैं सर। उसका काम क्या है? चेंज करना। मतलब उससे आपको सीखने को क्या मिल रहा है? अरे आप सीखने वाली कोई पढ़ाई की वीडियो हो, कोई नॉलेजेबल वीडियो हो, कोई कंटेंट ऐसा हो जिससे ज्ञान या देश का चीजें बढ़ रही हो, उस पर कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो इसका फोकस आपके अटेंशन पर आ रहा है, और आपका अटेंशन आपके फ्रस्ट्रेशन में बदलकर आर्मी पर, पुलिस पर और बाकी लोगों पर जा रहा है। ये कहना चाह रहा है। फ्रस्ट्रेशन हमें समझ नहीं आता, फ्रस्ट्रेशन क्या है। जैसे भाई ने सही कहा, वायरल होने का फ्रस्ट्रेशन है, 2000 रील बना चुके हैं, रील चल नहीं रही है, वो फ्रस्ट्रेशन है। हम 3-4 लोग रातों रात वायरल होने का भी फ्रस्ट्रेशन है, वो भी हम उस जनरेशन से हैं, रातों रात। हम उस जनरेशन से गौतम को छोड़ करके, जिन्होंने फ्लॉपी में भी काम किया है, सीडी में भी काम किया और हार्ड डिस्क में भी काम किया, सब में काम किया, तीनों देखा। हाँ, और पीसीओ वाले भी, पीसीओ वाले में बात किया हम उस जनरेशन से, 10 रुपए दे, लेकिन हम फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुए, क्योंकि हमारे पास पेशेंस था। पेशेंस जब होगा, सोच बड़ी होगी, तो आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। तो ये तो 10 साल के बाद फिर हाहाकार वाली स्थिति हो जाएगी सर। आने वाले जब यही लोग 40 के एज में जाएंगे, आफ्टर 40, नियर बाय 40 में जाएंगे, फिर क्या करेंगे? सर, एक कॉर्पोरेट में था कि मिड एज जो होगी 40 में होती, आज की मिड हो गई 29 साल। 29 साल कॉर्पोरेट की मिड एज हो गई है, यानी 29 साल में आपको निकाल दिया जाएगा। ये एक जो रिसर्च बता रहा है, और उसका कारण एआई नहीं है। एआई क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, उसको आप असिस्टेंट बनाओ ना। आप उस पर डिपेंड हो गए हो। आज पूरा का पूरा चैट जीपीटी पे लोग अपना गाना दे रहे हैं, अपना रोना भी रो रहे हैं। मैं रोना चाहता हूं तो कैसे रोऊं? तू बता रहा है कि आपको कैसे रोना है, आपको कैसे हंसना। अरे मतलब प्रॉम्प्ट तो आप ही दोगे, कभी भी चैट जीपीटी या एआई आपके ऊपर नहीं आ सकता, आप ही उसके ऊपर रहोगे, क्योंकि आपने उसको विकसित किया। लेकिन इंडिया का जो कंज्यूमर है, गूगल पे कुछ लोग सर्च कर रहे हैं, मैंने सुना मर्द को बिना सबूत कैसे मारे, बहुत कुछ पता अरे नहीं मैं अपने ऑफिस में बता रहा हूँ सर, ऐसी ऐसी चीज सर्च की जाती है जो आप सोच नहीं सकते। मुझे रोने का मन है तो मुझे किस तरह से रोना चाहिए, ये मैंने सर्च में देखा। रोने का मन है तो चैट जीपीटी कैसे बताएगा? ये इमोशंस होते हैं। ठीक है, मैं गौतम से एक फाइनल आंसर ले लूं। गौतम, क्या ये सारे जेनजीज ऐसे ही होते हैं? सर, मैंने पहले भी खंडन किया इस बात का कि हमारे जेनजी बहुत जागरूक हैं, और जो ये क्वेश्चन करना जानते हैं, इस बात से मैं कभी मुकरूंगा नहीं। साथ ही सवाल पूछते हैं, हर किसी सवाल पूछना जानते हैं। दूसरी, ये तो अच्छी बात। जो इनको पीछे पर्दे के आगे ढकेल कर
जो पीछे से इनका मिसगाइड कर रहे हैं, इनको मोहरा बना रहे हैं। उनको मोहरा बना रहे हैं, उनको पहचानने की जरूरत है। वो हमारे आसपास ही भटक रहे हैं, वो सोशल मीडिया का टूल बना के उनके यूज कर रहे हैं, माइक लेके कहीं बीच में पहुंच जा रहे हैं, किसी तरह उनको पुश कर रहे हैं, कुछ ऐसा बोल दे रहे हैं कि उनसे कुछ गलत निकल जाए, ताकि वो अपने जो भी है लाइन फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कि देखो अरे भाई तुम्हारा तो इसलिए अभी जरूरत है हमारे जेनजीज को, उनके जो पेरेंट्स हैं, जो पहले होता था ना बच्चे भी करते 2 झाप लगाएं लाइन पे आ जाते थे, तो वही 2 झाप अभी मिसिंग कर रहे हैं। पेरेंट्स थोड़ा गाइड करें उनको रियलिटी। मैं खुद कर मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ, वो दौर कुछ और था, परवरिश के तरीके कुछ और थे, आज की तारीख में कुछ और क्या होता है, माँ बाप दोनों जॉब कर रहे होते हैं, पिताजी के पास मंडे से फ्राइडे तक का टाइम नहीं है और सैटरडे को टाइम मिलता है तो हाफ शॉर्ट्स पहन करके छोटी सी कैन लेकर घूम रहे होते हैं, और माता जी के पास तो गिलास का शाम को गिलास रहता है। तो जब तक ये कम्युनिकेशन गैप बना रहेगा ना तो ये ऐसा ही जाएगा। हमें बातचीत करनी चाहिए। एक जो तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये टियर 1 टियर 2 सिटीज में, छोटे टियर 1 टियर 2 सिटीज में है, जहां पे बड़ी फैमिली जैसे कम जो पहले, चूंकि हमने झारखंड वाले पॉलिटिक्स में राहुल तलान ये देखा कि वहां पर गाली गलौज नहीं होगा। बिल्कुल उन्होंने कहा कि भाई ऐसे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपना मंच भी शेयर नहीं करेंगे। नहीं किया। इनफैक्ट मैं सलाम करता हूं उन बच्चों वो को। तो बहुत अच्छा प्रोटेस्ट था, उन्होंने तो ना कोई गाली गलौच और वो बिल्कुल एक तो आदर्श क्या आंदोलन ये था। जेंजी प्रॉब्लम टियर 1 टियर 2 सिटी में जो बात बिल्कुल। और संजय देखिए राणा मेरा ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उन्होंने जाते जाते मेरा एनजी से जेनजी से एक सवाल है विवेक जी, कि ये सोचें कि ये देश एआई में पीछे क्यों रह गया है, ये हम क्यों एआई टूल्स डेवलप नहीं कर पाए। ये जेनजी को सोचना है, ये मिलेनियल को नहीं सोचना है, क्योंकि जेनजी कहीं और ही भटक गया, रील देख रहा है। और अगर जो कोई ये बोलता है ना कि बहुत इंटेलिजेंट है ये है, तो वो आज से 20 साल बाद पता चलेगा। जो लीडरशिप वर्ल्ड कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आज भारत की है, क्या वो 20 साल बाद आपको नजर आएगी? देखिएगा नहीं नजर आएगी बिल्कुल। चलिए बहुत सी बातें हैं, कुछ हुई कुछ रह गई, कुछ दिल में ही रह गई। देखते हैं जेनजीज के साथ ही आगे बढ़ना है, आगे क्या दशा और दिशा तय होती है और इस देश को ये जेनजी किस ओर ले जाता है। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, बने रहिए इंडिया डेली 24/7 के साथ। खबरें लगातार जारी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।